गेहूं में हमें कितना खाद और उर्वरक देना चाहिए और किस समय देना चाहिए ताकि गेहूं की उपज हमें अच्छी मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सामान्यतः हम गेहूं की फसल में पूरा उर्वरक नहीं देते हैं या सही समय पर नहीं देते हैं, जिससे कल्ले कम निकलते हैं, बालियां कम निकलती हैं और दानों की उपज कम हो जाती है। तो खाद और उर्वरक का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ना तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा देनी चाहिए, इसका नुकसान होता है, ना ही हमें कम मात्रा देनी चाहिए, नहीं तो पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। और खाद और उर्वरक जो देते हैं उसका समय भी सही होना चाहिए, ताकि सही समय पे जब पोषक तत्व पौधे को मिलता है तभी उसकी बढ़वार अच्छी होती है और उपज हमें अच्छी मिलती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि हम गेहूं की फसल में कितनी खाद उर्वरक और किस समय पर दें। देखिए, अगर हम जैविक खाद की बात करें तो हमको जो सड़ी गोबर की खाद है या सड़ी कंपोस्ट की खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गेहूं रबी की फसल है, मतलब जाड़े शुरू हो जाते हैं और जाड़ों में जो सड़ने की प्रक्रिया होती है वो कम होती है। तो जब हम जैविक खाद जमीन में डालते हैं ठंड के दिनों में, तो उसमें से पोषक तत्व बहुत धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि इस ठंड में तापमान कम होने पर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी सक्रियता कम हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही पोषक तत्वों को इस सड़ी खाद से निकालते हैं। तो जो हम खाद प्रयोग कर रहे हैं गेहूं में, उसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। अगर सड़ी हुई खाद नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं करें जाड़ों के दिनों में, क्योंकि इसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पहली बात यह है कि खाद बहुत अच्छी सड़ी हुई हो। दूसरा, इसका जो प्रयोग करना है हमें बुआई से 10 से 15 दिन पहले हमें कर देना है, ताकि तापमान उस समय अच्छा रहता है और जमीन में अच्छी तरह से मिट्टी में से मिला दें। और जब हम पलेवा कर देते हैं तब ये इसमें नमी भी मिल जाती है, तापमान अच्छा रहता है, नमी अच्छी रहती है, तो पोषक तत्व इससे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमें सड़ी गोबर की खाद प्रयोग करनी है वो हमें 5 से 10 टन प्रति हेक्टर प्रयोग करनी चाहिए। तो हमको सड़ी गोबर की खाद प्रयोग करनी है। इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सड़ी गोबर की खाद है या कंपोस्ट की खाद है, इसको ही प्रयोग करना है। गर्मियों में तो थोड़ी कच्ची भी हो तो भी चल जाएगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होता है और वो सड़ जाती है खेत के अंदर भी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कच्ची है तो खेत के अंदर नहीं सड़ेगी, क्योंकि तापमान रबी के मौसम में, मतलब जाड़ों के मौसम में कम रहता है। तो सड़ी गोबर की खाद आप इसको 5 से 10 टन प्रति हेक्टर प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको एकड़ में बदलने के लिए आप इसको मान लीजिए 3 से 4 टन प्रति एकड़ आप इसको प्रयोग करें। 10 टन पर्याप्त हो जाता है। अगर 5 है तो 5 प्रयोग कर लीजिए, अगर 10 है तो 10। 5 से 10 के बीच में आप इसको प्रयोग कर लीजिए। और कब करना है आपको? 10 से 15 दिन पूर्व, पहले बुआई से पहले। तो आपको करीब 2 हफ्ते पहले ये खाद जमीन में डाल देनी है और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी है, तभी इसका हमें लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हुई हमें जैविक खाद की, चाहे गोबर की खाद है सड़ी हुई है, चाहे हमारा कंपोस्ट है, इसको हमें प्रयोग करना है। समय मैंने बताया है, 2 हफ्ते पहले आप डाल दीजिए, नहीं तो 10 दिन पहले तो जरूर डाल दें। और 5 से 10 टन प्रति हेक्टर इसका प्रयोग करें, मतलब 3 से 4 टन प्रति एकड़ आप इसको डाल सकते हैं। अगर हम रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो जो रासायनिक उर्वरक हैं, हमको ये निर्भर करता है कि हमारी जमीन मिट्टी कैसी है, उसमें कितना उपलब्ध फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाश है, उसी के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए। मृदा परीक्षण कराना चाहिए। जो संस्तुति आती है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संस्तुति होती है, रिकमेंडेशंस अलग अलग होती हैं। अगर फिर भी अगर आपके पास रिकमेंडेशंस नहीं है या मृदा परीक्षण नहीं करा पाए हैं, तो एक जो हम ब्लैंकेट रिकमेंडेशन, जो एक सामान्य हम संस्तुति करते हैं, वो ये है कि उस क्षेत्र में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। तो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध भी हो सकती है, जिसे हम सिंचित दशा कहते हैं, या हमारे पास हो सकता है 1-2 सिंचाई हो, जिसे हम सीमित सिंचाई कहते हैं, या ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि हम पूरी वर्षा पे आधारित हो और सिंचित दशा हम पे कोई सिंचाई ना हो। तो हम 3 स्थिति हमारे पास रहती है। सिंचित दशा, जिसमें हमारे पास हम अपने आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें, या सीमित सिंचाई, जिसमें हमारे पास 1 या 2 सिंचाई हो, और तीसरी स्थिति हमारी हो सकती है असिंचित, जिसको हम रेनफेड भी बोलते हैं अंग्रेजी में। असिंचित दशा भी हो सकती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में
हमको ध्यान रखना है कि अगर सिंचित है, हमारा इरिगेशन है और हम धान गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं, गेहूं से पहले हमने कोई अच्छी फसल ली है, तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखिए सिंचित दशा में भी दो स्थिति हो सकती है, जहां इरिगेटेड कंडीशन है, जहां सिंचाई दे सकते हैं, हम समय से बुआई भी कर सकते हैं और देर से भी कर सकते हैं। तो समय से बुआई कर रहे हैं या देर से बुआई कर रहे हैं, तो ये होता है कि जहां सिंचाई होती है वहां हम बीच में धान के बाद मटर ले लेते हैं, तो मटर के बाद हम जो है गेहूं बोते हैं, तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। और समय से कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम रहेगा। पहले मैं नाइट्रोजन का बताता हूं, उसके बाद में फास्फोरस और पोटेशियम बताऊंगा। समय से अगर हम बुवाई कर रहे हैं और सिंचित दशा है तो हमको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर देनी पड़ेगी या देनी चाहिए हमको। और एकड़ में बदलने के लिए आप क्या कीजिए, इसे 2.5 से भाग कर दीजिए, तो वो एकड़ में निकलाता है 60 किलोग्राम प्रति एकड़ आ जाएगा। तो ये जो हम संस्कृति सामान्यतः करता है हेक्टर में करते हैं, और एकड़ में बदलने का तरीका ये है, जो हेक्टर की मात्रा है उसको 2.5 से भाग कर दीजिए, तो वो एकड़ में आ जाएगी। अगर हम देर से कर रहे हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन दीजिए। ये मैं नाइट्रोजन की मात्रा लिख रहा हूं, एन मतलब नाइट्रोजन। अगर सीमित सिंचाई है तो इसमें आप 90 किलोग्राम दीजिए नाइट्रोजन, मतलब आप पे 2 या 3 ही सिंचाई है, ज्यादा सिंचाई नहीं कर पाएंगे, 1 या 2 सिंचाई कर पाएंगे। और असिंचित दशा है, मतलब आप पे बिल्कुल सिंचाई है ही नहीं, बिल्कुल सारा वर्षा पे आधारित है, तो इसको हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कर देनी चाहिए। तो ये तो हुई नाइट्रोजन की बात। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो देखिए फास्फोरस इसमें पूरा 60 किलोग्राम लगेगा प्रति हेक्टर, इसमें भी 60 किलोग्राम फास्फोरस लगेगा। लेकिन इसमें जो फास्फोरस की मात्रा हम क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं, तो आधी से मतलब 30 किलोग्राम फास्फोरस। फास्फोरस को मैं पी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, फास्फोरस पी है। अब हम पोटाश की बात करें तो यहां जो पोटाश लगेगा, दोनों ही दशा, चाहे देर से है चाहे समय से है, 40 किलोग्राम पोटेशियम लगेगा, इसको मैं के लिख देता हूं। यहां भी 40 किलोग्राम लगेगा, और यहां जो है आधा हो जाएगा, मतलब कि 20 किलोग्राम लगेगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर असिंचित दशा है, रेनफेड है, तो वहां जो है जो हमारी उर्वरक लगती है, वो रासायनिक उर्वरक बिल्कुल आधे हो जाते हैं। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गई, 30 किलोग्राम फास्फोरस हो गया, एन लिख देता हूं यहाँ पे, और 20 किलोग्राम पोटेशियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि सिंचित या सीमित सिंचाई है, वहां आपको फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटेशियम 40 किलोग्राम फिक्स देना है, चाहे वो सिंचित दशा है, सीमित सिंचाई है, समय से है, चाहे देर से है। और जो असिंचित है उसमें फास्फोरस और पोटेशियम हमें आधा कर देना है, 60 का आधा 30 और 40 का आधा 20। नाइट्रोजन आप स्थिति देख लीजिए कौन सी स्थिति है, उसके अनुसार आपको देना है। तो ये मैंने आपको एक चार्ट के रूप में दिया है। अब समय क्या है, देखिए ये तो मात्रा होगी, समय क्या है, समय भी देना बहुत जरूरी है। फसल की बढ़वार के अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार ही हमको देना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखें, बिल्कुल जो पी और फास्फोरस और पोटेशियम है, फास्फोरस और पोटेशियम, पी और के लिख दे रहा हूं, ये सारी मात्रा हमें बुआई के समय ही दे देनी चाहिए और कूड़ों में डाल देनी चाहिए। अब इसमें आप खेत में बिखेर के फिर कूड़ खोल सकते हैं, क्योंकि 20 या 22.5 सेंटीमीटर पर आप खोलेंगे, तो अंतिम जुताई के समय आप डाल करके कूड़ खोल दीजिए, मिल जाएगी। पी और के सारा पूरा पूरा पी और के आपको देना है बुआई के समय। बिल्कुल ध्यान रखें, फास्फोरस और पोटेशियम खड़ी फसल में नहीं देते हैं, ये पूरा बुआई के समय ही देते हैं। तो सारी की सारी मात्रा आपको बुआई के समय देनी है। और जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के हम 3 भाग करते हैं, 1/3 भाग हम कहां देंगे, बुआई के समय देंगे, उसके 3 भाग कर लीजिए। 1/3 भाग जो है हम पहली सिंचाई के समय देंगे, मतलब 20 से 25 दिन बाद। जो 1/3 है 20 से 25 दिन बाद बुआई के पहली सिंचाई हम कह सकते हैं, पहली सिंचाई। और जो बाकी जो बची है 1/3 भाग, तो 1/3 जो नाइट्रोजन बचा है, इसको हम देंगे दूसरी सिंचाई के समय, मतलब 40 से 45 दिन बाद। 40 से 45 दिन बाद आप देंगे, ध्यान रखना है, दूसरी सिंचाई, क्योंकि दूसरी सिंचाई के समय कल्ले निकलते हैं। तो जब कल्ले निकल रहे हैं उस समय हम नाइट्रोजन दे देंगे, सिंचाई भी, पानी भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगी, तो बहुत अच्छे कल्ले निकलेंगे, मजबूत कल्ले निकलेंगे, जिससे बालियां बहुत अच्छी आएंगी। तो फास्फोरस और पोटेशियम कब देना है, पूरा बुआई के समय देना है। नाइट्रोजन को आपको 3 भाग बनाने हैं, पहला भाग बुआई के समय देना है, दूसरा भाग पहली सिंचाई के समय देना है,
क्योंकि पहली सिंचाई के समय शिखर जड़ बनती है, वहां पे शिखर जड़ बनते से मतलब परमानेंट रूट्स आती हैं, अच्छी जड़ें आती हैं, वही पोषक तत्वों को और पानी को ग्रहण करती हैं, तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी जिससे पौधा मजबूत होगा। और जो तीसरा भाग बचा है वो आपको दूसरी सिंचाई के समय देना है। दूसरी सिंचाई करेंगे 40 से 45 दिन बाद। इस समय जो है कल्ले निकलते हैं, अभी जैसे मैंने बताई, अब अच्छे कल्ले निकलेंगे, मजबूत कल्ले निकलेंगे तो बालियां भी अच्छी निकलेगी, जिससे उपज होगी। तो ये मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कि किस तरह से हमें एनपीके देना है और किस दशा में कितनी मात्रा देनी है। तो आप इसको ध्यान रखिए, अगर हम इस तरह से देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और खाद, तो हमारी जो गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी और दानों की उपज भी अच्छी मिलेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह की चर्चा के लिए आप इस चैनल की कृषि किसान प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसमें आप लेक्चर देखिए। किसान भाइयों के लिए ही मैंने स्पेशल रूप से वो ये लेक्चर्स हिंदी में रखे हैं ताकि उनको अच्छा समझ में आए, और आप इन वीडियोस को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।